हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और कल मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश का जीके जीएस करा रहा था और भौतिक विन्यास आज कराएंगे हम। उत्तर प्रदेश से कल सामान्य परिचय में कराया था, लगभग 81 क्वेश्चन था जो मैं ये कराया था लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कुल कितने जनपद है? 75। ठीक है, चलिए आज हम भौगोलिक विन्यास कराएंगे और आज हम 2-3 चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कल क्योंकि बड़ा चैप्टर था तो एक ही टॉपिक हो गया और आज तो लगभग 3 से 4 टॉपिक कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? शामली उत्तर प्रदेश का एक राज्य है शामली, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसकी सीमा दिल्ली से हरियाणा से, बिहार से, उत्तराखंड से किससे लगती है? इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, इसका आप व्याख्या देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के 6 जिले की सीमाएं लगती हैं, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। ठीक है, ये आप याद कर लेना क्योंकि आगे भी प्रश्न आएगा तो आप लगा देना। फिर चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। भारत के मानक यामोत्तर है यह से गुजरती है। मतलब भारत की मानक रेखा किससे गुजरती है? सबको पता है, नैनी, प्रयागराज और मिर्जापुर से गुजरती है। तो एक ही ऑप्शन दिया है, प्रयागराज भी दिया है लेकिन इसमें क्या दिया है? नैनी का ऑप्शन नहीं दिया है, मिर्जापुर दिया है। तो मिर्जापुर करेक्ट हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी मिर्जापुर, मतलब सी नंबर होगा। हाँ सही है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो यह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? मतलब मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले साझा करते हैं? बलिया नहीं करता है, चित्रकूट करता है, महोबा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। महोबा, हाँ, महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। मतलब 1995 में महोबा जिले का निर्माण किया गया है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? भीमबेटका बाद गुफाएं, बदामी गुफाएं या गुप्त गोदावरी गुफाएं? गुप्त गोदावरी गुफाएं, डी नंबर आंसर सही है। गुप्त गोदावरी गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास की दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है, जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और भीमबेटका गुफाएं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश और बदामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की दक्षिण भाग की सतपुड़ा, ये तो एमपी में, विंध्याचल तो इधर, सबसे बड़ी हो जाएगी सोनपुर उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में स्थित है। ध्यातत्व है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी असम
सोठ है जो सहारनपुर जिले में है। अमसोठ है, लेकिन सोनकर पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है दक्षिण भारत की। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने भागों में वृक्षों से घिरा हुआ है? 9%। भारत में और उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षों से घिरा हुआ है 9%। सी नंबर हो जाए। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18 भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। चलिए 8वां नंबर देखिए। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? अभी ऊपर ही बताएं। अमसोट चोटी, बी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है जो शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा बनाती है। यह चोटी सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर भारत का एकदम उत्तरी जिला है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र खाद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? सबसे प्राचीनतम शैलों से कौन सा? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड या बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का? तो हो जाएगा ये डी वाला, बुंदेलखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आर्द्रकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जेजाक मुक्ति है। जेजाक मुक्ति। 11वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलूमित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद, अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक वाला क्षेत्र, ये तो सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित वाला क्षेत्र, ये भी सही है। और सीतापुर न्यूनतम नहीं, ये तो न्यूनतम भौगोलिक वाला क्षेत्र तो हापुड़ है। संत रविदास न्यूनतम वन आच्छादित वाला क्षेत्र, ये सही है। तो आंसर वाला सी हो जाएगा। सीतापुर गलत हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक वाला क्षेत्र है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित वाला क्षेत्र है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। लो, और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित वाला क्षेत्र है। और हापुड़ न्यूनतम भौगोलिक वाला क्षेत्र हापुड़ है, जिसकी वर्ग किमी 660 वर्ग किमी कुल क्षेत्रफल है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पुरुकाग्रास के नाम से जाना जाता है? पुरुकाग्रास, कन्नौज हो जाएगा, डी नंबर। इसका व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में पुरुकाग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि काव्य कुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब उल इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है, जहां यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए 13 नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? बुंदेलखंड चंदौली नहीं है, औरैया नहीं है, एटा भी नहीं है, महोबा है। ठीक, चलिए। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और श्रृंखला और पूर्व में
टोंस नदी या पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। 7 जिले कुल शामिल है। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया हिमालय की चोटियां और दूसरा सूची है राज्य, उसमें आपको मिलान करना है। नंदा देवी कहाँ पाई जाती है? नंगा देवी वही, और नंदा देवी तो उत्तराखंड, सिक्किम कंचनजंगा सिक्किम, तो नंगा पर्वत हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। नंगा देवी जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न के ऊपर और 15वां प्रश्न बोल रहा है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस क्षेत्र को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? जिंद, करनाल, अलीगढ़। करनाल तो उधर वहां का है, क्या नाम है कि ये है हरियाणा का जिला। जिंद भी हरियाणा का है, दोनों सम्मिलित है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, ये भी सम्मिलित है। अलीगढ़ को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं: गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली और हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पल्लव, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर। राजस्थान के बस 2 जिले शामिल है, भरतपुर और अलवर। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में तो आता है, ये सही है। बिहार सीमा नहीं, मध्य प्रदेश सीमा हाँ, नेपाल सीमा नहीं, उत्तराखंड सीमा नहीं, मतलब मध्य प्रदेश सीमा आ जाएगा, बी नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो निम्न है: इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र भी लगता है। चलिए 17 नंबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो कि बिहार से सटा हुआ है। डी नंबर आंसर सही है। चलिए इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8+1 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के साथ लगती है, जो निम्न है: राजस्थान लगती है, मध्य प्रदेश लगती है, छत्तीसगढ़ भी लगता है, झारखंड भी लगता है, बिहार भी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी लगता है। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले लगती है, जो दक्षिण से उत्तर क्रमशः सोनभद्र, चंद्रौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ इसका आंसर इधर दिया गया है: चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, क्योंकि बस इसमें नेपाल ही है, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। मैं प्रश्न गलत पढ़ दिया। इसमें प्रश्न में ये क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश का सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं।
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वाह, क्या बात है। सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर हो जाएगा, क्योंकि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। नहीं, हरदोई है। हरदोई है, ठीक है। प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है। अच्छा, अन्य जिलों से घिरा हुआ हो, यानी किसी भी राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता, मतलब सहारनपुर करता है साझा, देवरिया भी करता है बिहार से, ललितपुर मध्य प्रदेश से करता है, हरदोई जिला है जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। ये था नहीं। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव, लखनऊ जिले घिरा हुआ है। 20 नंबर को प्रश्न देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। इलाहाबाद करती है, मिर्जापुर करता है, इटावा करता है, अलीगढ़ नहीं करता है। डी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन जब आदि जिले मध्य प्रदेश के राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें कौन सा, उत्तराखंड करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, झारखंड भी करता है, उड़ीसा नहीं करता है। चलिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा 9 राज्य 8+1 को स्पर्श करता है। ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। चलिए ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। अब हम चलते हैं जलवायु एवं मृदा पे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक चैप्टर कल पढ़ा दिया था और दूसरा का चैप्टर आज पढ़ा दिया हूँ, और आज ही मैं तीसरा का चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है कौन सा है। मध्य प्रदेश, मध्य मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कह रहा है कृषि अधिक संवेदनशील है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, बुंदेलखंड जोन, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। कारण अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल का संकट, तापमान में वृद्धि, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कृषि के प्रति दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की जलवायु है टुंडा, शुष्क रेगिस्तान, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, यही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। अब व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टम्प व डॉक्टर क़्वाजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में विभाजित किया है, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु।
साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश के शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थारनवेट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। उष्णकटिबंधीय मानसून। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र गलत, गंगा के मैदान गलत, ये पठार में है तो पठारी, दक्षिणी पठारी सही हो जाएगा, डी नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में पठारी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियस युग की चट्टानें का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिण प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, पड़वा, माड़, रॉकड़ एवं भोटा आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए चौथा नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉकर मिट्टी के बारे में कौन सा सही है? रॉकर मिट्टी कहाँ? बुंदेलखंड में पाई जाएगी। इसमें एल्युमिनियम होता है नहीं, इसमें 60% सिलिका होता है, सी नंबर हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। यहाँ तिल और चने जैसे फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉकर मिट्टी पाई जाती है। रॉकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में पहाड़ी और पठारी इलाकों में ढालू क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी रॉकर और पतली रॉकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिट्टी के कुछ अन्य प्रकार के काबर, मार और परुआ हैं। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। और दूसरा दे रहा है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। दिए गए कूट में से सही चुनिए। ये दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 बोथ आर सही आंसर। ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई मानता 130% से अधिक तथा गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु में 15 जोन में वर्गीकृत किया गया है। भारत को 15 जोनों में कृषि और उत्तर प्रदेश को 9। यह यहाँ उस आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में ही की जाती है, जहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में तथा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी लगभग 100 मीटर वर्षा होती है, लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये एवरेज बता रहा है, 110 हो गया है अब इस समय, वर्तमान समय में। और उत्तर प्रदेश में मानसून 15 जून को प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक सितंबर तक रहता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर, उत्तर प्रदेश में प्रमुखता जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मैदानी क्षेत्र में पश्चिम में पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ उसे कहते हैं जो बाढ़ से
तुरंत प्रभावित होता है, और बांगर मतलब कि कुछ बाढ़ जहाँ बहुत कम पहुंचती है सो बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में उच्चतम औसतन तापमान इस तथ्य के आधार पर है कि निकट स्थित है, कर्क रेखा के निकट है, क्योंकि वहां पे कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के सबसे निकट बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टाने में दूध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसतन तापमान होने का अन्य कारण कर्क रेखा के समीप होना है। 9 नंबर देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, गलत है। उत्तर प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया नहीं, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं 9 में बांटा गया, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा, बी नंबर। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक और 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार पूर्वी आर्थिक 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र 10 जिले, बुंदेलखंड 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है। उत्तर निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी तो पाई नहीं जाएगी, तो काली कपास मिट्टी, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, काली और लाल। काली मिट्टी 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक और उत्पादन क्षमता अधिक होती है। और लाल मिट्टी में इसमें रॉकर और परुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम और उत्पादन क्षमता भी बहुत कम होती है। 11वां नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मृदा पाई जाती है? महीन, जलोढ़, दलदली, कंकड़ी और पथरीली, भ्रूण। उत्तर प्रदेश के भाबर में कंकरीली और पथरीली हो जाएगा, सी नंबर। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पर्वा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन, यमुना तटीय क्षेत्र में विशेषकर बिहड़ों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर में, एटा में, मिर्जापुर में, आगरा में। ये हो जाएगा मिर्जापुर, झांसी में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण मुलायम बालुकाय लाल बिंद चट्टानों से टूटने की फटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी तथा लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, 13 नंबर देखिए। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडलों में पाई जाती है? लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, आगरा एवं अलीगढ़। आगरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका व्याख्या देखिए। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचितम प्रबंध न होने के नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, जलयुक्त जल में सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों को लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश की अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, कानपुरी, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। 14 नंबर देखिए। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है?
उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वर्षा, ये आंकड़ा बहुत कम, 184.60 सेमी वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे ना। उत्तर प्रदेश के शाक्ल जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। हाँ, देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। मतलब 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, प्रदेश के जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, ये जौनपुर में पाई जाती है। जिसमें पोटास कमी होती है, जौनपुर में ज्यादा पाई जाती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली असंगति पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों की अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद मिट्टियां मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। चलिए, और हम चौथा प्रश्न स्टार्ट करेंगे। मैं आज आप लोगों को 2+3 करा दिया, और मैं कल का 1 करा दिया था, और आज मैं चौथा चैप्टर को भी मैं समाप्त कर दूंगा। आज बस ये मेरा लास्ट चैप्टर रहेगा। 4 चैप्टर आज पढ़ाएंगे, या देखेंगे एक और चैप्टर करा देते हैं, 5 पूरा करा देते हैं आज। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य एवं वन्य जीव। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी जिले से संबंधित है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं के अन्य प्रजातियों जैसे रोहू, टेगरा और मांगूर सहित मछलियों की प्रजातियां का भी घर है। चलिए, 2 नंबर देखिए। कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये भी सही है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है। ये भी सही है। मतलब डी नंबर सही हो जाएगा। कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित कथनों पर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हस्तनीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी में क्या दिया है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सही है। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए कौन सा अभ्यारण्य सही है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यहाँ व्याख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल
अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वहां पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित कौन सी नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? गोंडा में कौन सी नदी बहती है? सरजू नदी बहती है अयोध्या गोंडा में। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, या उसी का नाम भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? चंद्रमा की चमक क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, जो चंदौली जिले में स्थित है। यह ब्लैक डक, तीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही चिकारा आदि शामिल हैं। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1972 में। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? 1972 में। डी वाला। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा राष्ट्रीय किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व का एक हिस्सा है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह टाइगर, तेंदुए, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षियों का घर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विभाग वन जीव ये भी है। हस्तनीपुर ये कन्ना, ये तो मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ना। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कन्हा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा पटवा वन्यजीव अभ्यारण्य एटा, यही हो जाएगा पटवा। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सुसु कहा जाता है गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाने वाली जलीय जीव है, जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। सुसु भी कहा जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। किशनपुर दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। सी नंबर हो जाएगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में है। अभ्यारण्य 1970 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुआ, टाइगर, अजगर, बार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। नेशनल कॉर्बेट उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में पाया जाता है? पलाश, कोको, महुआ, सिंघल, क्या हो जाएगा?
इसका आंसर देख लेते हैं। बी वाला दे रहा है। बी में क्या है? पलास। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? पलास। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में मध्य पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी भाग में यहाँ पर प्रमुख वृक्षों में साल, पलास, अंजीर, अमलताल, ताश आदि, जबकि नदी तट के नाम क्षेत्रों में नीम, पीतल, शीशम, महुआ, बलुआ आदि वृक्ष होते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्त प्रजाति के लिए घर है? राष्ट्रीय चंबल प्रजाति के लिए घर है घड़ियाल के लिए। राष्ट्रीय चंबल नदी पे बना हुआ है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है ये। देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है, जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुख कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में 9% हो। 9% कितना दिया है इसमें? इसमें आंसर नहीं दिया है। व्याख्या देखिए। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वन 6.25 और वृक्षा 3.7 है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं है जो ध्यातव्य है कि वन रिपोर्ट 2021 की तुलना वर्ग किमी की वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। मतलब कितना हो जाएगा? 9% लगभग यही होगा। आंसर यही माना गया होगा। उत्तर प्रदेश वन की बात कर रहा है लेकिन सिर्फ, तो ये नहीं होगा। 7% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला? सबसे ज्यादा वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है, फिर लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में लोयन फरारी कहाँ स्थापित हो रही है? इटावा में। लोयन फरारी इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लोयन फरारी स्थापित हो रही है। यह 8 किमी की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है कि इटावा लायन फरारी उस सबसे पहले सबसे बड़े फरारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है इटावा लायन फरारी पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के चौथा बाघ अभयारण्य अधिसूचित मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? हाथी। इसका आंसर क्या 16 का दे रहा है, ए नंबर। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल हस्तांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत का नेपाल सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश
का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिले में विस्तृत है। चंद्रप्रभा चंदौली में, किशनपुर, लखीमपुर खीरी और कतरनिया घाट बहराइच में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुलूमित है? कौन सी नदी से सुलूमित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव जिला, ओखला वन्यजीव ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, ये वाला सही है। महावीर स्वामी बस्ती, ये भी गलत है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है और ओखला गौतम बुद्ध जिले के नोएडा क्षेत्र में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। यह अभ्यारण्य 224 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। बीसवां नंबर देखिए, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्रतिकृत आवास है? सारस क्रोन। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीथम झील किसका पक्षी प्राकृतिक आवास है? सरस क्रोन और चित्तीदार गिद्ध का। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीथम झील सरस क्रोन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्रसिद्ध आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र में सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य लगभग 8 किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और सब इनमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है? 490 वर्ग किमी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह वर्ष 1977 जिले में स्थापित किया गया था। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज उन्नाव जिले में है ना। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य 2015 में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित भारत में निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा, कन्या, अमनगढ़ और बाघवनगढ़। पीलीभीत, बादी, राठौरगढ़, ये तो नहीं है। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, डी नंबर हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य है जो कि निम्न है। दुधवा लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत तथा आजमगढ़ बिजनौर में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे जो वर्तमान में बढ़कर 58 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्म में बेमेल है। कौन सा बेमेल है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी, कर्तियन अभ्यारण्य पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय लखीमपुर रानीपुर प्रयागराज। कौन सा है? बी वाला दे रहा है। चंद्रप्रभा तो ये तो चंदौली में है लेकिन वाराणसी दे रहा है सही। इसमें बी वाला आंसर दे रहा है पीलीभीत। कर्तियन घाट अभ्यारण्य पीलीभीत। राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी तो सही ये रहा। बीमेल पूछ रहा है, सब बीमेल है। ठीक है, बी वाला बीमेल है, सब सही है, सब बी वाला बीमेल है। इसका
व्याख्या सही से पढ़ लीजिए। उपयुक्त विकल्प में कार्तियन घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में स्थित है। ओके, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। सन 1987 में इसे बाघ अभ्यारण्य के नाम से प्रोजेक्ट टाइगर अधीन लाया गया। उद्यान अभ्यारण्य अवस्थिति चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में और रानीपुर चित्रकूट में है। चित्रकूट। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? उन्नाव जिले में है। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य में महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित जिले नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर, रायबरेली, समन, मैनपुर और पर्वती गोंडा में है। ठीक है। सुराह ताल पक्षी अभ्यारण्य जिसमें साइबेरियम और अन्य अंडे क्षेत्र के कई प्रजाति पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बलिया में है। ये गंगा नदी के तट पर है। सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रजाति प्रवासी क्षेत्र भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गया था? 2012-13 में शुरू किया गया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012-13 में प्रारंभ की गई। यह इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का उद्देश्य समाज में वन्य जीव के संरक्षण की भावना जागृत करना है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तनीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? दलदली हिरण, मतलब कि बारहसिंगा की। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित हस्तनीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसे दलदली हिरण के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इन अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा जिले में भी है। नोट: आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर डी माना है, मतलब कि बाघ। प्रारंभिक उत्तर डी माना है, बाद में दलदली हिरण माना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 1975 में कतरनिया घाट स्थापित किया गया। बी नंबर दे रहा। उत्तर प्रदेश में दिए वन्यजीव अभ्यारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 और चंबल 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। नोट: 31 मई 1976 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव पक्षी घोषित किया गया, बिहार घोषित किया गया। ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये तो चंदौली में है, जनपद चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1957 में हो गई थी। विजयसागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजयनगर। अरे विजयसागर पश्चिम बिहार महोबा में। विजयसागर पश्चिम बिहार महोबा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है?
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ टाइगर रिजर्व किस पक्षी का है? कार्बेट का। आजमगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल 578 वर्ग किमी। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। 2012 में आगे किया गया है, जबकि ये उत्तराखंड हमसे 2000 में ही अलग हो गया था। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में है? मथुरा में। मयूर मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सी नंबर दे रहा है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर। नहीं है, ये वाला नहीं है, मतलब और सभी है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी और कैमूर सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, चलिए 35 नंबर पे हम चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी क्षेत्र में रूप में 1861 में अवस्थित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर है, कतरनिया घाट भी है और सुरहा ताल भी है, कालेसर नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहा ताल यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। उसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा की पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य भी है, मतलब 1-4 बी वाला हो जाएगा। डी वाला दे रहा है इसमें तो 3-4 पटना नहीं है। चिंत्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य है, डी वाला देख लेते हैं, सब व्याख्या देखने में पता चल जाएगा। डी वाला दे रहा। चिंत्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व दुधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। जो गलत पूछा था वहां पे मैंने स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल बलिया में, मतलब सुरहा ताल का ही नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। इस प्रश्न को सही से समझिए थोड़ा।
कि हम पढ़ने में गलती कर दी है। निम्नलिखित पक्षी या भेड़ों में से कौन पक्षी स्थित नहीं है उत्तर प्रदेश में? ये नहीं की बात मैंने नहीं पढ़ पाया था, ठीक है। यह दो तो नहीं है और ये दोनों हैं, पटना है एटा में और जयप्रकाश नारायण है बलिया में। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र है मात्र 6.84%। प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 6.84%। वन्य नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के कुल वन वृक्षारोपण 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वृक्षारोपण 8850 वर्ग किमी में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.73% है। राज्य में कुल वनावरण वृक्षारोपण वर्ग 9% है। वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्र 9.96% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना है। 41 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करिए। सूची 1, नवाबगंज पश्चिम बिहार, पार्वती पश्चिम बिहार गोंडा, समसपुर पश्चिम बिहार समसपुर, ओखला पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, और समसपुर पश्चिम बिहार गाजियाबाद, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, समसपुर रायबरेली, बी वाला हो जाएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा जिले में है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर जिले में भी आता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जनपद में है। उन्नाव जनपद में है। चलिए, ये देखिए, सूची 1 से सूची 2 में मिलान कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? असम में कौन सा है? उड़ीसा में कौन सा है? कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मानस, सिमलीपाल। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? इसका आंसर दे रहा है बी, यानी कि ये बी वाला, मतलब यहाँ कूट है, यहाँ मिलान करना है। इसका बी वाला आंसर सही है। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। असम मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नोट वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। ये पहले का प्रश्न है ना, इसलिए दे रहा है। ये हम भी कहें कि राजापुर तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, कहाँ से आंसर बन रहा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलोमित नहीं है? गंगा डॉल्फिन, सेक्चुअरी, संत कबीर नगर, ये गलत है। भारतीय पशु अनुसंधान बरेली सही है। 25 सैन नुअरी भरतपुर से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल भी सही है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन भागलपुर, भारतीय पशु अनुसंधान बरेली पश्चिम भरतपुर, और राष्ट्रीय डेयरी करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। बब्बर शेर इटावा। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छित है? सबसे ज्यादा वन सोनभद्र,
वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन अच्छी जनपद सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत 3 जिले क्रमशः सोनभद्र, चंद्रौली और श्रावस्ती है। सुराह ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है बलिया में। सुराह पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुराह ताल सुराह गंगा और सरजू के दोआब में स्थित एक गोखूर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित यह एक ताल प्रवासी है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुराह ताल पक्षी की स्थापना 1991 में हुई थी। 34 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? राम समसपुर पक्षी ए वाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। घाट प्रवाह कर्नाटक। जयकवाड़ी महाराष्ट्र। चंद्र प्रभा उत्तर प्रदेश में है। चंदौली में चंद्र प्रभा है। भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन चीज स्थित है? भारत किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? पता ही नहीं। प्रश्न कैसा है? अच्छा, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित रहेगा। प्रश्न ये वाला, चंद्रप्रभा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों के अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विद्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन विभाग अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। वन विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है। स्थापना 1974 में। अरे 25 नवंबर 1974 को। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के लिए संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़। बाघों के लिए अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी है जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिसकी घोषणा 2012 में तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में को राज्य का चौथा तथा भारत का 53वां अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था। नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि ये भी करा दें आज ही कि कल कराएं, ये बताइए। चलो इसके लिए हम कल छोड़ देते हैं। अब मिलते हैं हम आप लोग से कल। तब के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थोड़ा इस मेरी वीडियो पे थोड़ा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।